नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा इन सब को कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्रास नली और अमाशय को बहुत अच्छे से समझे थे। अगर आप इन सबको अच्छे से समझना चाहते हैं और 10th क्लास की बायोलॉजी आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में आप जो है बायोलॉजी को पूरे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू उसको जो है सीरियल नंबर से पढ़ सकते हैं। हम लोग मुख गुहा को भी पढ़ चुके हैं, ग्रास नली, अमाशय इन सबको कवर कर लिए हैं। अब जो है इस वीडियो में हम लोग छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा इन सबको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग छोटी आंत को समझते हैं। देखिए, छोटी आंत जो है ये अमाशय से जुड़ा रहता है। ऐसे जो आप टेढ़ टेढ़ देख रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? छोटी आंत बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, छोटी आंत जो है ये आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई जो है 6 मीटर होती है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटी आंत, ध्यान रखिएगा, ये आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। भले छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन अगर पूछा जाए कि आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो वह है छोटी आंत। मतलब आहार नाल में जो है ये मुख गुहा आ जाएगा, ग्रास नली आ जाएगा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा। आहार नाल में ये सब आते हैं। तो इन सब में जो है सबसे बड़ा अगर कौन है, अगर पूछा जाए, तो वह है छोटी आंत। इसकी लंबाई की बात करें तो कितना होता है? तो इसकी लंबाई जो है लगभग 6 मीटर होती है। ठीक है। और आपको पता है कि आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में जो है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो छोटी आंत में हो जाता है। मतलब छोटी आंत में पूरी तरीक़ा से भोजन जो है पच जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई जो है 6 मीटर होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, छोटी आंत जो है इसका 3 भाग होता है। सबसे पहला भाग है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। जेजुनम यानी जेजुनम कहते हैं। इलियम, इसको भी इलियम कहते हैं। तो ये जो है छोटी आंत के कुल 3 भाग है। आप यहाँ पर इसको इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो है छोटी आंत है, जैसा ये आप देख रहे हैं कैसे बनाया गया है। और इसके जो है ये सबसे पहला भाग है ग्रहणी, इसको बोलेंगे। ये दूसरा भाग है जेजुनम और ये तीसरा भाग है इलियम। तो आपसे यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि छोटी आंत के कुल कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं और तीनों ऑप्शन में ये रहता है। तो आपको जो है सही से टिक लगाना है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो देखिए, हम लोग जो है छोटी आंत को समझ चुके हैं। ठीक है। अब है बड़ी आंत। छोटी आंत से ही बड़ी आंत जुड़ा रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको जो है बड़ी आंत के रूप में जाना जाता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बड़ी आंत जो है ये छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होता है। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, कोलोन और मलाशय। ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत के कुल कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, कोलोन और मलाशय। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो है पूरा क्या है? छोटी आंत है। तो इसके 2 भाग हैं, यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक जो है इसको कहा जाएगा कोलोन। और ये जो है इसको मलाशय कहा जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको बोला जाएगा मलाशय, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है इसको कोलोन बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, कोलोन जो होता है, इस कोलोन का जो है 3 भाग होता है। कोलोन का कितना भाग होता है? 3 भाग। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोलोन बोला जाएगा। तो इसके 3 भाग है। इस वाले भाग को कहा जाता है असेंडिंग कोलोन, इस वाले भाग को कहा जाता है डिसेंडिंग कोलोन, और जो ये वाला भाग है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत के कुल 3 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि बड़ी आंत के कुल कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, एक होता है कोलोन और दूसरा होता है ये मलाशय। ठीक है। अब देखिए, कुछ पॉइंट है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। ध्यान रखना है आपको कि बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े कि छोटी आंत में भोजन जो है पूर्ण रूप से पच जाता है। तो जब पूर्ण रूप से पच जाता है तो भोजन में पानी भी मिला रहता है और भोजन भी रहता है। तो वह भोजन जो है आता है बड़ी आंत में। और जब बड़ी आंत में आता है तो भोजन का अवशोषण हो जाता है। मतलब भोजन से पानी को चूस लिया जाता है।
बड़ी आंत के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बड़ी आंत का काम क्या है, तो ये भोजन का अवशोषण करता है, मतलब भोजन में जो पानी रहता है उसको जो है चूस लेता है, और बाकी जो कचरा बच गया, बाकी जो अपचित भोजन बच गया, उसको क्या करता है कि मलाशय में डाल देता है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देखें कि ये जो है बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में जो है भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, यहीं पर पानी जो है बड़ी आंत में चूसा जाता है, और जो अपचित भोजन होता है वो मलाशय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, मलाशय। नाम से ही इसका क्लियर है, मलाशय का मतलब इसमें मल होगा। तो जो अपचित भोजन है, जो पचा नहीं है, तो बड़ी आंत पानी उस चूस लेता है, और जो पचने वाला नहीं है उसको मलाशय में भेज देता है। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बड़ी आंत है उसमें भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत जिस नली द्वारा जुड़े रहते हैं उसे सिक्कम कहते हैं। जैसे इस इमेज में देखिए, यहाँ पर जो है आप आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसको बोला जाता है छोटी आंत, और यही छोटी आंत से इधर बड़ी आंत जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जहाँ पर छोटी आंत है और बड़ी आंत है, यहाँ पर जो है एक नली होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस नली द्वारा जुड़ा रहता है उसको सिक्कम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ी बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ जुड़े रहते हैं उस नली को क्या बोला जाता है, तो सिक्कम कहा जाता है। सिक्कम के द्वारा ही जुड़े रहते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिक्कम एक कड़ी होता है, और इस कड़ी के द्वारा जो है ये दोनों जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये रस्सी हो गया और ये रस्सी हो गया, ठीक है, और बीच में कोई चीज़ और हो गया जो ये दोनों को जोड़ दिया, तो इसी को क्या बोला जाता है, कड़ी बोला जाएगा। उसी प्रकार ये जो है छोटी आंत हो जाएगा और ये जो है बड़ी आंत हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो सिक्कम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहीं पर एक अंगुली नुमा संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह जो है एक अवशोषी अंग है जो कार्य नहीं करता। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत और जहाँ छोटी आंत जुड़ा है, यहीं पर जो है एक अंगुली नुमा संरचना निकली रहती है। बड़ी आंत से ही एक अंगुली नुमा संरचना निकली रहती है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अब देखिए, अपेंडिक्स जो है मानव में काम नहीं करता है, ये भी आहार नाल का एक भाग ही है। बहुत पहले जो मतलब मानव जब बंदर के समान थे, जानवर के समान थे, तो उस समय जो अपेंडिक्स कार्य कर रहा था, क्योंकि अपेंडिक्स का काम होता है घास फूस को पचाना। जितने भी घास फूस होते हैं उसको पचाना है। जैसे जानवरों में अपेंडिक्स जो है अभी कार्य कर रहा है, क्योंकि जानवर जो है वो घास फूस खाते हैं और अपेंडिक्स का काम है घास फूस को पचा देना, तो इसलिए जानवरों में ये अभी एक्टिव है। लेकिन मानव में जो है ये अपेंडिक्स अभी एक्टिव नहीं है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ अगर भोजन करते हैं और वो अगर उस भोजन को सावधानीपूर्वक देख कर नहीं करते हैं तो उसमें कचरा वगैरह होता है, घास फूस कुछ भी रहता है, और उसको हम खा जाते हैं। तब जब खा जाते हैं तो जैसे ही वो हमारे पेट में जाता है तो आहार नाल के किसी भी भाग में पाचन उसका नहीं होता है, क्योंकि वो घास फूस है तो उसका पाचन होने वाला नहीं है। तो वह क्या करता है, अपेंडिक्स में चला जाता है। और अपेंडिक्स तो हमारे अंदर जो है सक्रिय है नहीं, हमारे अंदर अपेंडिक्स आज के डेट में काम कर नहीं रहा है। तो यहीं पर आ जाता है घास फूस, और यहाँ पर जो है सूजन हो जाता है, और सूजन हो जाएगा तो इसमें जो है घाव बन जाता है, तो जिसे कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है। तो फिर उसको ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को जो है इस अपेंडिक्स को डॉक्टर जो है काट के निकाल देता है, तो कहा जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, बड़ी आंत से ही अपेंडिक्स जुड़ा रहता है, और यह एक जो है ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में अभी काम नहीं कर रहा है। ये जानवरों में काम करता है, जैसे गाय बकरी भैंस, क्योंकि ये सब घास फूस खाते हैं, और अपेंडिक्स का काम है घास को पचाना, घास फूस को पचाना। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको समझ गए। तो यहीं पर एक अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह अवशोषी अंग है जो कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इतना जो है आपको बड़ी आंत के बारे में समझना है, और ये सब जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब हमको जो है मलाशय पढ़ना है और मल द्वार पढ़ना है, ये दो चीज़ें बच जाती है। बड़ी आंत हम लोग समझ चुके हैं, तो अब ये मलाशय और मल द्वार को समझते हैं। देखिए, मलाशय क्या है, अपचित भोजन जहाँ स्थित होता है उसे मलाशय कहते हैं। देखिए, हमारे बड़ी आंत में भोजन का भी सोचे आप लोग कि अवशोषण होता है, तो अवशोषण मतलब पानी चूस लेता है बड़ी आंत, और जो अपचित भोजन है उसको मलाशय में भेज देता है। तो जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है वो कहाँ जाता है, मलाशय में आ जाता है। उसके बाद मल द्वार होता है। अपचित भोजन जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे मल द्वार कहते हैं। जिस रास्ते से मल जो है बाहर निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, मल द्वार कहा जाता है।
और मलाशय जो है इसी को जो है रेक्टम कहा जाता है। बवासीर जो बीमारी होती है वो मलाशय में ही होता है। मलाशय में कचरा घाव वगैरह हो जाने के कारण वही जो है बवासीर होता है। तो जहाँ पर अपचित भोजन स्थित होता है उसको मलाशय कहते हैं, और मल द्वार के रास्ते जो है अपचित भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये पूरा समझ में आ गया होगा। हम लोग आहार नाल के जितने भी भाग थे उसको आज जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके। हम लोग सबसे पहले मुख गुहा को पढ़े थे कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, 32 दांत होते हैं, एक जीव होता है, सबके बारे में पढ़े। फिर हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़े थे यहाँ पर कि श्वास नली क्या होता है, निगल द्वार क्या होता है और एपिग्लोटिस क्या होता है। फिर हम लोग जो है आमाशय के बारे में पढ़े कि आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक। फिर हम लोग जो है छोटी आंत के बारे में पढ़े इसी वीडियो में। फिर बड़ी आंत के बारे में पढ़े, फिर मलाशय हम लोग पढ़े, और फिर हम लोग मल द्वार पढ़ लिए। तो टोटल आहार नाल के बारे में जो है हम लोग अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब हम जो है कुछ पाचक ग्रंथियाँ समझते हैं जो हमारे अंदर जो है भोजन को पचाती है। आइए उनको भी एक एक करके समझते हैं। तो अब आइए हम लोग मानव शरीर में प्रमुख पाचक अंग को समझते हैं। देखिए, पाचन अंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम भोजन खाते हैं तो आहार नाल का काम तो है कि भोजन पचाना, लेकिन आहार नाल के अंतर्गत जो है बहुत सारे ऐसे रस आते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो उसी को जो है पाचन अंग कहा जाता है। और ये पाचन अंग जो है वो रस छोड़ते हैं, रस निकालते हैं, और वही रस जो है आहार नाल में आता है, तब जाके कोई भी भोजन पचता है। तो रस जो निकालते हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उनको हम लोग समझने वाले हैं। जैसे हमारे शरीर में यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है। तो ये सब क्या होते हैं इसको हम लोग अब समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यकृत के बारे में, जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। और इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जो अमाशय होता है, अमाशय के जस्ट बगल में जो है यकृत होता है। ये जो समोसा की तरह है इसको क्या बोला जाता है, यकृत बोला जाता है। और यकृत से ही जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अमाशय के जस्ट बगल में होता है यकृत। अब देखिए, यकृत से संबंधित जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, और डायरेक्टली एग्जाम में पूछने वाला ये सब प्रश्न है। जैसे कहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। सबसे पहला यही इम्पोर्टेंट है। ग्रंथि का मतलब होता है थैला। जो यकृत है ये थैला के समान होता है, हमारे अंदर है। ठीक है, और दाहिने बगल होता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर यमाशय, यमाशय के दाहिने बगल क्या है, यकृत है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब सबसे बड़ा थैला है ये। तो ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है। एक वयस्क मनुष्य में यकृत का भार कितना होता है, तो 1.5 kg का होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्से को स्वतः ठीक कर लेता है। मतलब यकृत में अगर कोई गड़बड़ी होती है थोड़ा बहुत, तो यह जो है स्वतः ठीक कर लेता है। जैसे यकृत कट गया ऑटोमेटिक ठीक कर लेगा, यकृत में कुछ हो गया ऑटोमेटिक ये ठीक कर लेगा। अब ऐसा नहीं है कि यकृत जो है सड़ गया तो ये अपने अपने से ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। जैसे दारू, जो अल्कोहल होता है, शराब, तो शराब वगैरह जब पिया जाता है तो जो यकृत है ये सड़ जाता है, कटता वटता नहीं है, सड़ जाता है। तो सड़ गया तो फिर ये ठीक होने वाला नहीं है। अगर कट फट गया है, कुछ थोड़ा नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये स्वतः क्षतिग्रस्त हिस्से को क्या करता है, ठीक कर लेता है। तो इसको जो है यकृत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यकृत का काम क्या है ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यकृत में ही पीत का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपसे पूछा जाएगा कि पीत का निर्माण किस में होता है, तो यकृत में होता है। अब देखिए पीत क्या होता है, जैसे अगर आप मुर्गा खाए होंगे तो मुर्गा या फिर मछली खाए होंगे या फिर बाजार से मार्केट से खरीदे होंगे, तो मुर्गा जब काटा जाता है तो उसमें बहुत छोटा जो है कैप्सूल की तरह एक हरा कलर का कुछ निकलता है, और वो जो है कैप्सूल की तरह होता है, उसमें हरा द्रव भरा रहता है। तो वही जो है पीत होता है। मानव शरीर में भी वैसा ही होता है। तो यकृत में वो पीत होता है, पीत क्षारीय पदार्थ है। तो पीत का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है, यानी लीवर करता है। ये ध्यान रखना है। पीत एक क्षारीय द्रव है जो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। मैंने आपको बताया कि पीत कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई स्वाद नहीं रहेगा, तितवेगा, तीता लगेगा, तो उसको क्षारीय बोला जाएगा। और पित्त का निर्माण कौन करेगा, तो यकृत करेगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो हम लोग पित्त को समझ लिए हैं। अब आइए हम समझते हैं कि पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर क्या होता है। अंग्रेजी में इसको गाल ब्लैडर कहते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है पित्ताशय। और यहाँ पर मैंने आपको इमेज भी दिखाया था कि ये जो है यकृत है,
और यकृत से ही जुड़ा रहता है, इसको कहते हैं पित्ताशय। यकृत से ही कौन जुड़ा रहता है? पित्ताशय जुड़ा रहता है। अब देखिए पित्ताशय का काम क्या है कि जैसे यकृत जो है ये पित्त का निर्माण करेगा और ये यकृत पित्त का निर्माण करके पित्ताशय में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय जो है बस यह एक जो है एक थैला है, छोटा मोटा थैला है जो पित्त को स्टोर करके रखता है। ध्यान रखना है यहाँ पर, पित्त का निर्माण करेगा यकृत, लेकिन स्टोर करके कौन रखता है? पित्ताशय रखता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब प्रश्न पूछता है 10th क्लास के कि कहेगा कि बताइए कि कौन जो है पित्त का निर्माण करता है, तो इसका नाम जो है मिल रहा है पित्ताशय, पित्त पित्ताशय। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है पित्ताशय मार देते हैं, जबकि ये गलत है। यकृत का निर्माण करेगा, पित्त का निर्माण करेगा यकृत। यकृत जो है ये पित्त का निर्माण करता है और निर्माण करके भेज देता है पित्ताशय में। तो पित्ताशय केवल पित्त को स्टोर करके रखता है, उसको अपने पास रखता है, लेकिन पित्ताशय पित्त बनाता नहीं है। पित्त बनाने का काम यकृत का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यकृत पित्त बनाएगा और पित्ताशय को दे देगा। पित्ताशय में पित्त जो है स्टोर रहता है। ठीक है। देखिए पित्ताशय में पित्त आकर स्टोर होता है, जबकि पित्ताशय जो है पित्त का निर्माण नहीं करता है, ऐसा नहीं समझना है। यकृत पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में आकर स्टोर हो जाता है, लेकिन पित्त का निर्माण नहीं होता। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, जिसे पाशीकरण कहते हैं। ये ध्यान रखना है, जो पित्त होता है, जो पित्ताशय स्टोर करके रखा है, वह पित्त जो है भोजन में जो वसा उपस्थित है, वसा, वसा का मतलब जो तेलौस चीज़ें हैं, जैसे आप पकौड़ी खाएं, चॉप खाएं, समोसा खाएं, तो वो क्या है? तेलौस चीज़ है, तो उसमें वसा है। तो वसा को तोड़ने का काम किसका है? पित्त का है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वसा को कौन तोड़ता है? तो पित्त तोड़ता है। और पित्त जो है जब वसा को तोड़ता है तो उस प्रक्रिया को पाशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाशीकरण। उसके बाद देखिए पित्त जिस नली द्वारा पित्ताशय में आता है उसे मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। जैसे इस इमेज में देखिए कि पित्त जो है ये पित्त यकृत पित्त का निर्माण किया और इस नली के माध्यम से पित्ताशय में पित्त आ गया। तो जिस नली के माध्यम से आया या फिर जिस नली के माध्यम से पित्ताशय जो है अमाशय से जुड़ा हुआ है, इस वाले नली को मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो मूल पित्त वाहिनी। पूछा जाएगा कि पित्त जिस नली से आता है उस नली को क्या कहते हैं? तो मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। ये वाला नली जो है क्या है? मूल पित्त वाहिनी है। ठीक है। तो वही बात जो है यहाँ पर जो है लिखा गया है कि पित्त जिस नली द्वारा पित्ताशय में आता है उसे मूल पित्त वाहिनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें सभी बातें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है यकृत को समझ चुके, पित्ताशय को समझ चुके। अब जो ग्रंथि बचा है वह है अग्नाशय। तो आइए हम लोग अग्नाशय को भी समझते हैं। देखिए अग्नाशय को अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहा जाता है। यह अमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय में अनेक नलिका होती है जिसे अग्नाशयी वाहिनी वाहिनी कहते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देखें कि अमाशय के ठीक नीचे था अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय में अनेक नलिका होती है, बहुत सारी इसमें नलिकाएं होती है। उन सभी नलिकाओं को अग्नाशयी वाहिनी कहा जाता है। जो अग्नाशय जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है ये अमाशय है, अमाशय के ठीक नीचे जो है अग्नाशय होता है। और ये जो अग्नाशय होता है ये छोटी आंत से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत से। और अग्नाशय में से बहुत सारी नलिकाएं निकलकर छोटी आंत से जुड़ी रहती है। ये आप देख रहे हैं कि ये छोटी आंत है, तो ये छोटी आंत से जो है जुड़ी रहती है। तो इन्हीं नलिकाओं को जो है अग्नाशयी वाहिनी कहा जाता है। वाहिनी का मतलब बहने वाला। इसमें बहुत सारे रस बहते हैं। अग्नाशय जो है रस बनाता है और इस नलियों के माध्यम से छोटी आंत में भेज देता है। तो इन नलियों को जो है अग्नाशयी वाहिनी कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अग्नाशय में अनेक नलिका होती है। नलिका मतलब उसमें जो है नस होता है, नली होता है, उसी को जो है अग्नाशयी वाहिनी कहा जाता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अग्नाशय में जो नलिकाएं होती है उनको क्या कहते हैं? तो अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अग्नाशय से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम का मतलब रस, एंजाइम का मतलब पचाने वाला रस, भोजन को पचाने वाला रस। तो इसमें से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन? तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस। यही 4 प्रकार के जो है अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं। अब इन एंजाइम का काम क्या है? तो देखिए ध्यान से, इन इन चारों को जो है सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन को पूरी तरह से पचा देते हैं। मतलब
अग्नाशय से 4 प्रकार के रस निकलता है, ठीक है। और उन चारों रस को पूर्णपाचक रस कहा जाता है। ये अग्नाशय है और अग्नाशय क्या करता है कि बहुत सारे 4 प्रकार के रस निकालता है और ये चारों प्रकार के रस जो है छोटी आंत में भेज देता है। और इन चारों प्रकार के जो रस हैं उनको पूर्णपाचक रस कहा जाता है और ये छोटी आंत में आते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, क्योंकि अग्नाशय जो 4 प्रकार के रस छोड़ रहे हैं उनको पूर्णपाचक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से भोजन को पचा देते हैं जो छोटी आंत में आया रहता है इसलिए। और छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पचने का कारण है कि अग्नाशय जो है 4 प्रकार के रस छोड़ता है और वो चारों प्रकार के रस आते हैं छोटी आंत में और छोटी आंत में जो भोजन रहता है उसको पूरी तरीके से पचा दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और अग्नाशय जो 4 प्रकार के रस छोड़ता है वही पचाते हैं, इसलिए उन चारों प्रकार के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। वही बात जो है यहाँ पर लिखा गया है कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस, यही 4 प्रकार के एंजाइम जो है अग्नाशय से निकलता है और छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, इसलिए इन चारों को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आपसे जब पूछा जाए कि पूर्ण पाचक रस कौन है तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस, ये कौन निकालता है तो अग्नाशय निकालता है। तो ये सभी बातें जो है आपको ध्यान रखना है कि इनसे 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, भोजन पचाने वाले रस निकलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग पूरे आहार नाल को कवर कर चुके इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ग्रास मुंह गुहा को पढ़े थे, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत पढ़े, फिर बड़ी आंत पढ़े हम लोग, फिर मलाशय पढ़े और मल द्वार पढ़े। और उसके बाद जो है हम लोग प्रमुख पाचन अंग पढ़े, यकृत को समझे, पित्ताशय को समझे और अग्नाशय को समझे। इस प्रकार से जो है पूरा आहार नाल वाला जो चैप्टर है वह इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पूरे सीरियल नंबर से देखना चाहते हैं और डिटेल्स में सबको समझना चाहते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरह लिखना है जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह से आपको जो है कॉपी में नोट करना है, तो ये सभी चीज़ें जो है आप इसको फिर से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया है, वहाँ पर आप इसको कंटिन्यू रूप से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे 10th क्लास के बायोलॉजी के।